स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लाइफ सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गाइज मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो गाइज आज की क्लास में ढेर सारे करंट अफेयर्स हम लोग सीखने वाले हैं। बात करें अगर दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो ये आप लोगों के आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। तो गाइस उसके लिए सारी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ की, तो गाइस आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस आज है 18 जुलाई और चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहता हो, अच्छा रहता हो, लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बात करें अगर आज के पहले क्वेश्चन की, तो एचसीएल टेक के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को। ठीक है ना, ये है रोशनी नादर मल्होत्रा और ये अब एचसीएल टेक की नई चेयरमैन बनेंगी। ये कौन है? ये भारत की सबसे अमीर महिला है, भारत की सबसे अमीर महिला है। ये फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी होती है ना अमीरों की, उसमें ये टॉप 10 में रही हैं 2017 से 2019 तक ये टॉप पर रही हैं। और अगर हम बात करें तो ये कौन है? ये जो शिव नादर है ना, जो कि इस समय एचसीएल के टेक हैं, मतलब हेड हैं, जो चेयरमैन है, ये उनकी बेटी हैं और ये अब अपने फादर को रिप्लेस करके चेयरमैन का पद संभालेंगी। बात करें अगर शिव नादर की, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के जो डेजिग्नेशन है उसके तौर पर। ठीक है, और चेयरमैन जो होंगी वो अब रोशनी नादर मल्होत्रा होंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। बात करें अगर देखो जैसे एचसीएल टेक के बारे में, तो एचसीएल टेक का जो फाउंडेशन है वो कब का है? वो 1976 का फाउंडेशन है, बहुत पुरानी कंपनी है, आजकल की नहीं है। हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके सीईओ की, देखो ये तो चेयरमैन है, ठीक है, शिव नादर अब मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। और अगर हम बात करें सीईओ की, तो देखो वो है सी विजय कुमार। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को एचसीएल टेक के बारे में याद रखनी है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी आप लोगों से पूछा जाएगा कि चेयरमैन कौन है, तो वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। इंडियाज वेल्थेस्ट वुमेन कौन है? तो वो भी है रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, तो इतनी जानकारी याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाएं लागू करने के लिए, शुरू करने के लिए किसने योजनाएं शुरू की हैं? तो ये नाबार्ड ने शुरू की हैं। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड आप लोगों को पता होगा, नाबार्ड के एग्जाम भी होते हैं, आप लोगों के एग्जाम में भी आता है। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, एक सेकंड, एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये होती है नाबार्ड की फुल फॉर्म, जो आप लोगों को याद रखनी है। और इसने अभी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इसमें होगा क्या? देखो ये लगभग 44 लाख लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है। एक योजना है जो कि आत्मनिर्भर भारत के, मतलब जो अभियान है, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है उसके तहत चलाई जा रही है। इसमें होगा क्या? देखो ये लोग फोकस किस चीज पर करने वाले हैं? ये लोग बनाएंगे, देखो एक सेकंड, सॉरी, हाँ, ये लोग बनाएंगे एसएचजी। एसएचजी क्या है? एसएचजी है सेल्फ डेवलपमेंट, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे जो कि खुद की मदद करेंगे और दूसरों लोगों की भी मदद करेंगे। इसके लिए वो लोग क्या करेंगे? जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वहाँ के हेड्स हैं, मतलब जैसे कोई फैक्ट्रीज हैं, उनके जो हेड्स हैं, उन लोगों को ये लोग गाइडलाइंस देंगे। उन लोगों के लिए ये वहाँ पर एक तरीके से प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, ट्रेनिंग लॉन्च करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, जिसमें कि उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसके बाद वो अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो इस तरीके का एक टारगेट है जो कि नाबार्ड द्वारा बनाया गया है, ताकि ये जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी तहत में कई सारी डेवलपमेंट जो योजना है वो चालू की जा सके। तो ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में किसने लागू की है? ये किया है नाबार्ड ने। ठीक है, और कैसे क्या होने वाला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं, देखो थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, नाबार्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड के जो फॉर्मेशन है ये है 12 जुलाई, अभी हाल ही में नाबार्ड दिवस भी था। ठीक है, 82 में, 1982 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ठीक है, और जो इसके चेयरमैन है वो है GR, ओके, और ये है चिंटाला। तो इतनी जानकारी आप लोग नाबार्ड के बारे में याद रखिएगा। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताऊं तो मैं आप लोगों को, यहाँ के सीएम नहीं होते हैं,
ठीक है, इस यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं एडमिरल DK जोशी। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग अंडमान के बारे में याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और नाबार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, चेयरमैन सब बता दी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के किस IIT ने मेडिकेब नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? ठीक है, मेडिकेब एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है, ये किस IIT द्वारा डेवलप किया गया है? ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखो ये है क्या, कुल मिला के देखो एक तरीके से आप समझ सकते हो ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो कि अगर जैसे कोरोना वायरस के बहुत सारे मरीज निकलते हैं कहीं पर, तो उन सब लोगों को अगर हॉस्पिटल नहीं लाया जा सकता तो उनके इलाज के लिए अब अस्पताल मरीजों के पास जाएगा। तो ये इसी तर्ज पर शुरू किया गया। ये किसने शुरू किया? IIT मद्रास में शुरू किया गया। और पहला जो मतलब आप कह सकते हो कि कहाँ पर ये लगाया गया या लॉन्च किया गया है, तो ये केरला के वयानंद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये लगाया गया, इंस्टॉल किया गया है आप कह सकते हो एक तरीके से, और वहां से इसे पोर्टेबल भी है तो इसे कहीं भी ले जा सकता है। और अगर मैं बात करूं तो ये विद इन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे में 4 लोगों के द्वारा ये इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब एक जगह से आप कैरी करके ले जाओगे, दूसरी जगह आप रखोगे, तो 2 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा सेटअप इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मतलब IIT मद्रास द्वारा डेवलप की गई है। देखो अगर थोड़ी सी और बात करें इसके बारे में, तो मेडिकेब के अंदर होता क्या क्या है, तो देखो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेडिकेब के अंदर एक तो डॉक्टर रूम होता है, यहाँ पर डॉक्टर का काम होता है। ठीक है, एक आइसोलेशन रूम होता है, एक जो है वो मेडिकल रूम कह लो या फिर आप वार्ड कह लो। ठीक है, और 2 ICU बेड होते हैं, तो काफी कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, और ये किसने डेवलप किया है, तो ये IIT मद्रास ने डेवलप किया है, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी देखो अगर मैं बात करूँ IIT दिल्ली की, तो आप लोगों को मैंने कल ही एक बताया था कि इसने एक जो है मेडिकेट लॉन्च की है, सॉरी मेडिकेट नहीं, टेस्ट किट लॉन्च की है, जो कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए काम आएगी, जिसका नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? देखो मैंने आप लोगों को नाम बताया था कि कोरो श्योर, जो कि लगभग 650 रुपये में अब कोरोना का टेस्ट कर देगी, और वो भी बहुत जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मतलब IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है, जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली ही बताई थी। रिसेंटली क्या, मैंने आप लोगों को कल ही बताई थी, उम्मीद है कि आप लोगों ने याद रखी होगी। और एक अगर मैं आप लोगों को बॉम्बे के बारे में बताऊँ, IIT बॉम्बे जो है जो, तो उसने ध्रुव चिप लॉन्च की थी अभी हाल ही में। तो ये आप लोग डे बाई डे पढ़ते रहो यार, डे बाई डे अगर पढ़ते रहोगे तो डे बाई डे चीज़ें याद होती रहेंगी, रिलेट करके इस तरीके से मेरी तरह पढ़ते रहो तो आप लोगों को डे बाई डे चीज़ें याद होती जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पाकिस्तान ने आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो देखो ये करार किया है पाकिस्तान ने चाइना के साथ, ये रहा चाइना। ठीक है ना, चाइना के साथ ये करार किया गया है। और इसमें होगा क्या क्या, देखो एक सेकंड ना, हाँ तो ये है क्या, देखो ये एक पावर प्रोजेक्ट है बिजली बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें किया क्या गया है कि चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर लगभग देखो 700 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट है ना, इसकी शुरुआत की है। कहाँ पर की है? ये झेलम रिवर पर की है। झेलम रिवर जो पाकिस्तान में POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है ना, ये वहां पर लगाया जा रहा है। ठीक है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो है लगभग 1.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इतनी इसकी कॉस्ट है। और इसको जो मतलब बोला जा रहा है कि ये कब तक खत्म हो जाएगा, तो ये 2026 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी इन दोनों देशों के बारे में, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हम पाक, इधर लिख लेते हैं हम चाइना। ठीक है, तो देखो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तानी कैपिटल है इस्लामाबाद और चाइना की है बीजिंग। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग सुनिएगा ध्यान से, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमरान खान। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिनपिंग, जिनको आप सभी लोग आजकल अच्छी तरीके से जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत और चाइना के बीच जो मुद्दे छिड़े हुए हैं उसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इनके PM नहीं होते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को दोनों देशों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी, दोनों देशों के बारे में आप लोगों को जानकारी याद रखनी। उम्मीद है कि आप लोग डे बाई डे पढ़ते रहेंगे, आप लोगों को डे बाई डे चीज़ें याद होती रहेंगी। अगला है
किसने ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 जीता? अभी हाल ही में देखो ये चैंपियनशिप खत्म हुई है। ये एक स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो कि अभी हाल ही में खत्म हुआ है, कल खत्म हुआ है। और ये किसने जीता है? ये रियल मैड्रिड ने जीता है। ये आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ला लीगा चैंपियनशिप फुटबॉल जो चैंपियनशिप होती है वो किसने जीती है? ये रियल मैड्रिड ने जीती है। और रियल मैड्रिड के बारे में एक और चीज बता देता हूँ, ये इन्होंने 34वीं बार जीती है, यानी कि 34th टाइम रियल मैड्रिड ने ये चैंपियनशिप जीती है। और पिछले 2 साल से 2 बार से लगातार बार्सिलोना इसे जीतता आ रहा था, लेकिन इस बार बार्सिलोना नहीं जीत पाया, यानी कि उसकी हैट्रिक नहीं हो पाई और रियल मैड्रिड ने ये जीत लिया। रियल मैड्रिड एक स्पेनिश क्लब है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये एक स्पेनिश क्लब है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ये रियल मैड्रिड ने जीती है। किसको हरा कर जीती है? तो ये देखो विला रियल जो है ना, इसको हरा कर जीती है। और बार्सिलोना इस बार चैंपियनशिप बनने से चूक गया, यानी कि अगर जीत जाता तो 3rd बार हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आप लोग ध्यान रखिए। ऑप्शंस भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑप्शंस दूसरे जो हैं वो गलत हैं तो क्यों हैं, किस किस चीज़ से रिलेटेड है। और कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में खुद से उठने चाहिए कि अगर जीता है तो किसको हरा कर जीता है, कहाँ पर हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। एक सेकंड, कहाँ गया? ओके, ठीक है, आ गया। हाल ही में जारी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 3रे स्थान पर रहा है। ये होती क्या है? देखो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स ये होता है कि देखो देशों में जो कंपनीज हैं, ढेर सारी कंपनीज होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितना रिस्क है वहाँ पर काम करने में। तो इसके आधार पर ये मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें भारत 3रे स्थान पर है। टोटल कितने देश थे? 48 देश थे। सॉरी, देश में, सॉरी, हाँ मैं एक चीज़, सॉरी गलत हो गया। ये दूसरी इंडेक्स बता दी मैंने आप लोगों को कि जितने भी मतलब देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको उस देश में काम करने के लिए कितना ज़्यादा रिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि किस देश में कितना ज़्यादा रिस्क है। तो उसके हिसाब से भारत 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर है यूएसए। ये सेफेस्ट कंट्रीज हैं और नीचे आप बढ़ते जाओगे तो फिर वो रिस्क वाली कंट्रीज आती जाएंगी। सबसे ज़्यादा सेफ चाइना, दूसरी यूएसए और तीसरी भारत। ये अभी हाल ही में दी गई है और मुझे नहीं लगता इसमें कोरोना वायरस वाली जो सिम्टम्स है उसको ऐड किया गया, वरना जो चाइना है वो शायद और नीचे आ सकता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 का जो ढकार युवा ओलंपिक होने वाले थे, ढकार देश है, ठीक है, तो वहां पर युवा ओलंपिक होने वाले थे, उसको किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? 2026 तक। क्यों? वही भाई पुराना वाला, ड्यू टू कोरोना। ओके, एक सेकंड और अच्छा सा लिख दूं, ठीक है, ड्यू टू कोरोना वायरस। पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अभी ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग अलाउ नहीं है, तो ये 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं 2022 में होने वाला था और 2026 के लिए स्थगित कर दिया, मतलब 2 साल बाद जो होने वाला था उसी को अभी से स्थगित कर दिया। और देखो ये ना जो डकार में होने वाला था, ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक टूर्नामेंट है जो कि अब 2026 में होगा। पहले ये 2022 में होने वाला था, अब ये 2026 में होगा। और इसी से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। 2020 में आप लोगों को बताया टोक्यो में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन अब वो 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए और वो टोक्यो में ही होंगे, ठीक है। और जो है वो समर ओलंपिक थे ये, और जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं 2022 के, वो बीजिंग में होने वाले हैं, ठीक है। तो इतने आप लोग याद रखिए। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। बढ़ते आगे, देखो ये है डकार ओलंपिक, यूथ ओलंपिक 2022 का, जिसको 2026 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। ये किसकी फैसला है? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी का, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं कि सबसे पहले निश्चिता ऑनलाइन को, निश्चिता जो कार्यक्रम है उसको ऑनलाइन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। देखो निश्चिता जो कार्यक्रम है वो पहले से चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लॉन्च किया गया था ये पिछली साल लॉन्च किया गया था। ये 21 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन अब क्या है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस है, तो इसीलिए इसको ऑनलाइन जारी किया गया। और इसको ऑनलाइन जारी करने वाला सबसे पहला देश सबसे पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। देखो निश्चिता होता क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूँ मैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये होती है निश्चिता की फुल फॉर्म, ठीक है। याद हो गई? नहीं हुई? दोबारा बताऊं? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। दोबारा देखो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
2-4 बार आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी निश्चितता की फुल फॉर्म, ठीक है ना। पहले इसमें क्या होता था, देखो ये किस लिए लॉन्च की गई, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये किस लिए लॉन्च की गई थी, इसका एम क्या था। देखो इसे लॉन्च किया गया था कि जो फेस टू फेस मोड है, जैसे की स्टडी है, स्टडी में जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनमें एक कंपटीशन टाइप में रहे, और वो लोग क्या करें, वो बेटर से बेटर एजुकेशन बच्चों को देने की कोशिश करें, ताकि एक दूसरे में, मतलब आप तरीके से कह सकते हो कि कंपटीशन पैदा करके गवर्नमेंट का ये मुहिम था कि वो लोग ज़्यादा बेहतर बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन अभी हुआ क्या कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसीलिए इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया गया है, और अब ये पढ़ाई जो होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन ही इसको जज किया जाएगा कि कौन कितना बेहतर कर रहा है। उसके हिसाब से देखो एक अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि अभी अगर ये कंप्लीट हो जाता है, 1 आध साल का हो जाता तो शायद उसको दिया जाता, लेकिन अभी हाल ही में तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसीलिए इसे ऑनलाइन शुरू किया गया, क्योंकि ऑनलाइन ही स्टडी होने वाली है। तो अब देखते हैं कि ऑनलाइन में कौन जीतेगा, और उसके बारे में आप लोगों को बाद में बता दूंगा जब भी कोई अवार्ड वगैरह या जो भी कुछ आएगा तो उससे रिलेटेड। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो निश्चिता ऑनलाइन जो कार्यक्रम है उसको ऑनलाइन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में साइबर्स नामक, साइबर नहीं है साइबर्स है, ओके, आप लोग कहोगे साइबर है, साइबर्स नामक एक वर्चुअल जागरूकता अभियान है, वो किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया, ये तेलंगाना राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो ये क्यों लॉन्च किया गया, देखो कोई भी अगर चीज़ आती है ना तो आप लोगों के मन में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये क्यों लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कि किस मतलब पर्पज़ क्या है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया मैं आप लोगों को बताता हूँ, यार एक सेकंड, ये तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, किस लिए लॉन्च किया गया, ये देखो ये जो महिलाएं होती हैं, वुमेन्स, और ये चाइल्ड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मोबाइल चलाते रहते हैं, जो ऑनलाइन मतलब फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ये उनको लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए चालू किया गया, और ये है ना 1 महीने तक चलने वाला है। और 1 महीने जो पुलिस प्रशासन है वो बच्चों को, महिलाओं को, इवन बड़ों को भी, सभी लोगों को इस बात के बारे में जागरूकता फैलाएगी कि मतलब इस तरीके से आप फ्रॉड्स में ना फंसें। इस तरीके का अगर आप लोगों को जैसे मेल्स आते हैं कि आपको लॉटरी लगी है, या फिर आप किसी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आता है, तो आप लोग उन चीज़ों में ना करें। वो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, किन किन कॉल्स के पीछे आप लोगों को रिप्लाई करना चाहिए, किन के पीछे आपको नहीं करना चाहिए, अपने बैंक की डिटेल्स वगैरह। तो मतलब कुल मिला के पूरी की पूरी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी देगी तेलंगाना की पुलिस, ठीक है। अब यहाँ के जो, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो बढ़ते हैं आगे। देखो ये इसके बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो स्वाति लकड़ा हैं, जो कि एडिशनल डीजीपी हैं, वो इसकी हेड है, जो वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विंग है ना, उसकी हेड है। तो ये इसके लिए ये इसको मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से हैंडल करेंगे, ओके। और अगर बात करें कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो तेलंगाना के डीजीपी हैं महेंद्र रेड्डी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आप लोग इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। अब देखो बात करते हैं अगर तेलंगाना की, तो देखो ये रहा मैप में तेलंगाना, आप लोगों को मैप के हिसाब से भी याद रखना चाहिए। इसके बगल में ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप लोगों को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही 2014 में अलग राज्य बना था, और 2 जून को इसका स्थापना दिवस होता है। पिछले महीने मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था, 2 जून को इसका स्थापना दिवस था। और ये मैप में तेलंगाना है। तेलंगाना की अगर बात करें तो कैपिटल है हैदराबाद, सीएम जो है वो है के चंद्रशेखर राव, और जो गवर्नर है वो है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा। एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगा अगर मैं तेलंगाना के बारे में, तो दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वो यहीं पर है तेलंगाना में, ठीक है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो वेदर रिपोर्ट जारी करने के लिए टीएस कंपनी के साथ इन्होंने टीएस वेदर ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो वेदर की रिपोर्ट, वेदर में फोरकास्टिंग, जैसे अगर बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है, जो भी आने वाली है उसके बारे में जानकारी ये देगा। और एक अंत प्रज्ञा नाम से जो 2 फेस्टिवल है वो भी यहीं पर मनाया जाता है, जो ग्रामीणों के लिए होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा। तेलंगाना के बारे में आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें बताइए, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब था, कल था। क्यों मनाया जाता है, आप लोगों के मन में सवाल आया नहीं आया, क्यों मनाया जाता है। देखो ये न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जो देशों में न्याय व्यवस्था है उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, जितने भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, और उनकी जो न्यायिक अधिकार है उनको मजबूत करने के लिए, अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको बचाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये आईसीसी द्वारा मनाया जाता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है,
इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। और अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो भारत के कुलभूषण जाधव हैं, जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, कुलभूषण, ठीक है, जाधव, जो कि हमारे पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो भी आईसीसी में चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुनवाई चल रही है। तो ये भी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज जो आप लोगों को एज अ सिटीजन होने के नाते पता होना चाहिए। तो देखो, बीसीसीआई की मीटिंग हुई है और जो आईपीएल है वो ये पोस्ट, मतलब ये माना जा रहा है जहाँ तक कि मोस्टली प्रोबेबली यही होगा कि वो यूएई में होगा 5 से 6 हफ्ते के लिए, और ये होगा सितंबर में। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ आई है और इस पर कितनी भी कंफर्मेशन है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तो बीसीसीआई ने यही बताया है कि जो आईपीएल है वो इंडिया में तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं और जगह हर चीज़ को कर पाना पॉसिबल नहीं है कि हर जगह आप लोग खिलाड़ियों को बड़े ही संभाल कर रखें, और दूसरे देशों से भी खिलाड़ी आएंगे तो उन लोगों के लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए इसे यूएई में आयोजित कराया जाएगा, यूएई दुबई। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 16 जुलाई से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में यहाँ पर टिड्डियों से बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। हेलीकॉप्टर सेवा की मदद ली जाएगी जिससे कि टिड्डियों को भगाया जा सके या टिड्डियों को मारा जा सके जिस भी तरीके से, ताकि वो फसलों को नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, ये पीआईबी की रिपोर्ट है। अगला है कि ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे कुछ लोगों को, आप लोगों को पता होगा, बिल गेट्स, जे सूजोफ, एलन मस्क, ये बिटकॉइन स्कैम में इनको हैक किया गया था। बिटकॉइन आप लोगों को पता होगा, बिटकॉइन करेंसी जो 2 साल पहले बैन कर दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके स्कैम के चलते इनके अकाउंट्स को हैक किया गया है। अभी किसने किया है किसने नहीं ये तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ट्विटर जो है वो इनके अकाउंट्स को बैक करने की कोशिश पूरी कर रहा है। अगला है कि चाइनीज जो है टिकटॉक है ना, टिकटॉक बैन हो गया आप लोगों को पता है, तो वो उसके क्लोन्स बना रहा है इंडियंस को लुभाने के लिए, यानी इंडियंस के लिए, मतलब चाइनीज टिकटॉक तो बैन हो गया, टिकटॉक जैसे ही कुछ ऐप किसी और नाम से लॉन्च करके, तो लगभग अगर हम बात करें गूगल प्ले स्टोर पर 10 से ज़्यादा इसके क्लोन आ चुके हैं जो कि चाइना द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन अभी इंडिया में इतने ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हुए हैं। अच्छा है, इंस्टाग्राम का एक रील फीचर है जो इंस्टाग्राम जारी किया है, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, बहुत सारे क्रिएटर उसमें आ चुके हैं, और जो चाइनीज़ का टिकटॉक है उसके वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ तो अभी कम है, लेकिन चाइना धीरे धीरे करके कैसे भी करके इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग डाउनलोड मत कीजिएगा, आप लोग मत करिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो देखो, असम में इस समय फ्लड आई हुई है और लगभग 5 लोग और हैं जो कि इसमें मर गए हैं, और 40 लाख से ज़्यादा जो आबादी है वो इससे इन्फेक्टेड है। अब भी इससे इन्फेक्टेड है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत बुरा हालत है असम में फ्लड के बाद में, और बिहार में भी। और ठीक है, तो असम में अब रिलीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलीफ जो मटेरियल है और फोर्सेज हैं वो पहुँच चुकी हैं, और वो लोग अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या हो गया भाई, ओके, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लद्दाख पहुंचे, और वहाँ पर उन्होंने जो मिलिट्री ड्रिल्स होती है ना उनका जायजा लिया है कि किस तरीके से मिलिट्री की ड्रिल्स हो रही हैं, क्या काम हो रहा है, क्या वहाँ पर गतिविधियां हैं, इन सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए राजनाथ सिंह इस समय लेह लद्दाख में हैं। ओके, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ भी बता दी जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो यार देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, नीचे आपको लाइक का बटन है, आपने लाइक नहीं किया है शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।